Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second part of our discussion on the relationship between topic of research, research gap, research objectives, research questions. So in this part, in the previous part, in the first part of the discussion, we tried to relate research gap with the research topic. And now in this part of discussion, second part of discussion, we will be discussing how to write research objectives more clearly mapped with the title. Our title is the same example. Empirically analyzing the factors affecting investment decision making in Pakistan. Research गैप ने ये रोल प्ले किया, हमें बता दिया कि हम किस तरह से इस टॉपिक को लेकर चलेंगे. इसको गैप को सामने रखते हुए फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखना आसान हो जाता है. ये देखें, इस स्टडी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं. पहले ये एक ट्रेडिशन है, नॉर्म है कि आप जब भी कोई हेडिंग लिखते हैं तो एक इंट्रोडक्शन सा देते हैं 3-4 लाइंस का कि इसमें है क्या, आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अंडर क्या करने जा रहे हैं. तो आपने यहाँ बताया कि ये आप करने जा रहे हैं और फिर आपने उसको लिख दिया. आप देखें कितना ब्रीफली और कॉम्प्रिहेंसिवली ये 3 ऑब्जेक्टिव स्टेट किए गए हैं. नंबर 1, ऊपर कुछ जिक्र आया था कि जी प्राइमरी डेटा और रिसर्च बेस्ड और सर्वे बेस्ड वगैरह कोई रिसर्च होगी. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आप देखें उसी तरह से बनाई गई. टू एक्सप्लोर प्रिंसिपल फैक्टर्स व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग. अब ये जो वर्ड है टू एक्सप्लोर, इसका मतलब ये है कि ये कोई प्राइमरी लेवल की स्टडी है. इससे पहले इस पे सेकेंडरी डाटा अवेलेबल नहीं था. तो एक क्वेश्चनर बनाया गया, उसमें क्वेश्चन डाले गए, उनके रिस्पॉन्सेज हैं और वो लिकर्ट स्केल पे था. तो उनको समझने के लिए कि कौन से फैक्टर्स में ज़्यादातर लोग फेवर कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स को लोग ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं. फेवर कर रहे हैं तो इसका मतलब है लीडिंग फैक्टर्स वही हैं. फिर तो ये इस तरीके से ये फैक्टर्स बनते हैं. तो एक इशू के बारे में 6, 7, 8, 10 क्वेश्चंस होते हैं. उन 10 क्वेश्चंस में से डोमिनेटिंग जो आंसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 5 तक लिकर्ट स्केल है जिसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो अगर ज्यादातर लोग हाईली सेटिस्फाइड की कैटेगरी में आ रहे हैं, सेटिस्फाइड और हाईली सेटिस्फाइड की कैटेगरी में, तो इसका मतलब है वो फेवरेबल फैक्टर्स हैं. तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या फैक्टर एनालिसिस इसको कहते हैं. ये जो पहली स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव की, इसकी मदद से जितने रिस्पॉन्सेज आते हैं हम देखते हैं कि उनमें से हाईली कोरिलेटेड कितने हैं, यानी जो फेवर कर रहे हैं, और हाईली अनकोरिलेटेड कितने हैं जो फेवर नहीं कर रहे. तो उनको हम कहते हैं फैक्टर्स. और ये इन फैक्टर्स की मदद से फिर वेरिएबल्स बनते हैं. तो इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है इनिशियली कि जब डाटा आएगा उससे मेन फैक्टर्स आइडेंटिफाई होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में लोग बता रहे हैं. तो इसलिए इसको कहा गया है एक्सप्लोरिंग, यानी टू एक्सप्लोर प्रिंसिपल फैक्टर. और इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके. ये तो हो गया. जब फैक्टर्स इससे निकल आएंगे तो सेकंड स्टेज पे आप देखें, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, जब फैक्टर्स बन गए तो अब इनको एनालाइज करना है. अब एनालाइज कैसे होगा? जाहिर है कि मीन, मीडियन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, और इसके अलावा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं जिनको हम बड़ी डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे. उनकी मदद से इन फैक्टर्स का एनालिसिस किया जाएगा. और एनालिसिस कैसे होगा? इट विल बी अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. और वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन से होंगे उनकी तफसील आगे भी बताई गई है रिसर्च क्वेश्चंस में. और ऊपर डिस्कशन में भी आया है कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे मैंने बताया, इनकम की कैटेगरीज, जेंडर की कैटेगरीज, रीजनल यानी रूरल अर्बन हो गया, एजुकेशन कैटेगरी, ये सारे डेमोग्राफिक. तो यहाँ पे रिसर्चर क्यों इसको एनालाइज करना चाह रहा है फैक्टर्स? ये देखना चाह रहा है कि क्या अगर एजुकेशन बढ़ती है या कम होती है तो क्या ये फैक्टर्स एक जैसे ही अप्लाई होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, या कि डिफरेंट होते हैं. यानी अगर एजुकेशन कम है, ज्यादा है या उससे ज्यादा है, तो अक्रॉस ऑल एजुकेशन कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग एक जैसी होती है या फर्क होता है?
या बाकी फैक्टर या रिलीजियसली, ये सारी कैटेगरीज एजुकेशन कैटेगरीज इफेक्ट हो रही होती हैं या फर्क होता है। तो ये सारी चीज, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। यानी पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि प्रिंसिपल फैक्टर्स निकाले जाएंगे, दूसरा फैक्टर ये कि इन फैक्टर्स का एनालिसिस किया जाएगा अक्रॉस डेमोग्राफिक फैक्टर, और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो बता रहा है वो ये है टू एम्पिरिकली एग्जामिन फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अब वर्ड आ गया इफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्टिव में तीसरी स्टेज पे जाके हमने कॉज एंड इफेक्ट निकालना है। तो यहाँ पे रिग्रेशन का आएगा रेलेवेंस। यहाँ पे रिग्रेशन आपने बतानी है। अब किस टाइप की रिग्रेशन, ये आपका अपना नॉलेज है, वेरिएबल्स की टाइप है। मसलन हमारी इस रिसर्च में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट नहीं करना, ये फैसला है। अब ये एक क्वालिटेटिव नेचर के का वेरिएबल है, तो ऐसे में जब डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव नेचर को हो तो उसकी रिग्रेशन का अपना तरीका होता है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो उसको कहते हैं हम लॉजिट मॉडल या क्वालिटेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल। तो इस तरह के, लेकिन पॉइंट ये है कि फर्स्ट स्टेज पे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना, जब सर्वे हो जाएगा और सर्वे के डाटा से फैक्टर्स एक्सप्लोर करना। दूसरा, इन फैक्टर्स को एनालाइज करना अक्रॉस डेमोग्राफिक, और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें कॉजल रिलेशनशिप फाइंड करना। अब देखें बड़ा क्लियरली ये टॉपिक के लिहाज से ये ऑब्जेक्टिव है। अब टॉपिक को जब दोबारा देखें और फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, फिर अगले 5 मिनट में हम दूसरा जो है रिसर्च क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक था हमारा एम्पिरिकली एनालाइजिंग द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए, इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर उन फैक्टर्स को एनालाइज किया, उसके बाद फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए, फैक्टर्स के बाद एनालाइज किया, तीसरी स्टेज पे हमने उनका रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के साथ फाइंड किया। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो आपने अपने भी टॉपिक को देख के इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव्स कम से कम लिखने हैं। तो मैं इस सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह फिर थर्ड पार्ट में हम रिसर्च क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।